नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स मैगजीन की जो सीरीज इस चैनल पे चल रही है, उसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 के सभी करंट अफेयर्स को हम लोग इस मैगजीन के संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं 130 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग जिन जिन घटनाक्रम को कवर करेंगे वह है राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम, जो इस दौरान प्रमुख नियुक्तियां हुई है, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, कुछ प्रमुख दिवस या पुस्तकें हैं, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, महोत्सव, दुर्घटना, खेलकूद, विविध, इन सारे टॉपिक को हम लोग 130 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। और कोई त्रुटि हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से होगा। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? ऑप्शन है 75वां, 76वां, 77वां या 78वां। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 76वां। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की बात होगी, अगर दिवस पूछेगा तो 76वां होगा, वर्षगांठ पूछेगा तो 75वां होगा, क्योंकि दिवस में हम लोग 1947 को भी ऐड करते हैं और वर्षगांठ होता है तो 48 में 1948 में 1 साल, 1949 में 2 साल, 1950 में 3 साल, उसी तरह 2022 में ये 75वां साल है, 75वीं वर्षगांठ है, लेकिन दिवस के रूप में है ये 76वां दिवस है। तो हमने दिवस पूछा है तो 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त 2022 को लगातार कौन सा संबोधन था? 5वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो सही उत्तर है दोस्तों 9वां। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और करंट वाला 22। तो ये 9वां उनका संबोधन था। ठीक है, तीसरा प्रश्न लेते हैं। लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कब तक देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की? ऑप्शन है आपके सामने 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक या 2070 तक। तो आपने अगर संबोधन को अच्छी तरह से सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की संकल्प प्रधानमंत्री ने दी देश को राष्ट्र के नाम संबोधन में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पे प्रधानमंत्री ने क्या क्या अपने संबोधन में कहा। तो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक, यानी 2047 में भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा कर लेगा, उस समय तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प लेने की अपील प्रधानमंत्री ने लोगों से की। और इस परिप्रेक्ष्य में 5 प्रण पर लाल किले से उन्होंने दिए। कौन कौन से 5 प्रण हैं? और प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि आने वाले 25 वर्षों में इन 5 प्रण पर अपनी शक्ति हमें केंद्रित करनी होगी और अमृत काल के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए 5 प्रण जो है वो निम्नलिखित दिए। तो अब 2022 से 2025 साल तक आने वाले 25 सालों में जो 5 प्रण को लेकर चलना है देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, वो है विकसित भारत का लक्ष्य। पहला प्रण है गोल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड इंडिया। दूसरा प्रण है किसी भी कोने में गुलामी का अंश ना रह जाए, टू रिमूव एनी ट्रेस ऑन कॉलोनियल माइंडसेट। और इसी के तहत भारत ने अपना जो नौसेना का जो झंडा है उसे चेंज भी किया। इसी के तहत 2 सितंबर को जो आईएनएस विक्रांत का जब राष्ट्र को समर्पित किए देश के प्रधानमंत्री ने, तो उस दिन उन्होंने इसी कंसेप्ट को तहत भारत का जो नौसेना था, जो कि जिसपे यूनियन जैक का चिन्ह था, उसे हटाकर अब स्वदेश झंडा को आगे हम लोग उसका कवर भी करेंगे। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व, टेक प्राइड ऑन आवर रूट्स। चौथा प्रण था एकता एवं एकजुटता, यूनिटी। और 5वां जो प्रण था वो है नागरिकों के कर्तव्य, सेंस ऑफ ड्यूटी एमॉन्ग्स सिटीजन्स। तो इन 5 प्रण को आप लोग याद रखिएगा। आगामी प्रश्न में, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे अगले 1 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश को एक विकसित देश बनाने हेतु प्रधानमंत्री ने कितने प्रण लाल किले से घोषित किए? तो कितने प्रण अभी हमने व्याख्या में देखा, 5 प्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने संबोधन में जो 5 प्रण दिए थे उनमें से
कौन सा प्रण शामिल नहीं था? प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण दिए थे, निम्न में से वो कौन शामिल नहीं था? तो हमने देखा यहाँ पे पिछले कि गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, टू रिमूव एनी ट्रेस ऑन कॉलोनियल माइंडसेट, सी ऑप्शन है टेक प्राइड ऑन आवर रूट्स, चौथा यूनिटी, पांचवा सेंस ऑफ ड्यूटी एमंग सिटीजन्स। तो ये सारे ही शामिल थे, पंचपन में शामिल थे, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कौन सा एक नया वाक्य जोड़ा है? जय मजदूर, जय अनुसंधान इनोवेशन, जय आत्मनिर्भर भारत, जय तकनीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है आपके सामने 14 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर, 15 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कब से 75 सप्ताह के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी? तो अभी आप देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? प्रधानमंत्री ने कब से इसकी शुरुआत की थी? तो मार्च 2021 से, अगस्त 2021 से, मार्च 2022 से, अगस्त 2022 से। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्च 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या के माध्यम से। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया था। कब? मार्च 2021 में। क्यों दांडी यात्रा को स्मृति में? यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी उत्सव का एक हिस्सा है। अब यह महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे 15 अगस्त को साथ ही यह हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। कौन? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। कब से शुरू हुआ? मार्च 2021 से। और किसके स्मृति में? तो दांडी मार्च, जो कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? यशवंत सिन्हा, जगदीप धनखड़, श्रीमती मार्गरेट आल्वा, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारे नए उपराष्ट्रपति यानी 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, ये उनकी तस्वीर है, इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, जो कि जगदीप धनखड़ बने हैं। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। तो किसके उम्मीदवार हैं ये? एनडीए के उम्मीदवार थे। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में, चुनाव कब हुआ था? 6 अगस्त 2022 को। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार श्री धनखड़ ने संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार कांग्रेसी नेत्री श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 582 के मुकाबले 182 के मुकाबले 528 के भारी मतांतर से पराजित किया। यानी यूपीए की उम्मीदवार को श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 182 मत पड़े और एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ को 528 मत पड़े। ठीक है, और यह जो है 25 वर्षों में, विगत 25 वर्षों में उपराष्ट्रपति के किसी चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। संसद के दोनों सदनों के सभी 178 सदस्य, लोकसभा के 543 तथा राज्यसभा के 243 व निर्वाचित व 12 मनोनीत सदस्य सहित टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 778। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए पात्र होते हैं ये सारे लोग। 8 रिक्तियों के चलते इस बार चुनाव के पात्र मतदाताओं यानी सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? 780। टोटल सीट होती है, संख्या होती है 788 सदस्य, लेकिन 8 पद रिक्त है, जिसके कारण 780 लोग ही मतदाताओं सूची में शामिल थे, जिनमें 725 सांसदों ने ही मतदान किया तथा 55 सांसद अनुपस्थित रहे। टोटल कितने सदस्य होते हैं? सब मिला के 788, जिसमें 8 रिक्तियां अभी जब चुनाव हुआ था उस समय तो हो गए 780, और उन 780 में से 55 सांसद वोटिंग में अनुपस्थित रहे, जिसके कारण केवल 725 लोगों ने ही मत दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उपराष्ट्रपति, आगे इसका और व्याख्या देखते थे। उपराष्ट्रपति का यह जो चुनाव था, इस पद के लिए 16वां चुनाव था। 16वां चुनाव तो था 16वां, लेकिन
राष्ट्र उपराष्ट्रपति हैं ये 14वें। क्यों? क्योंकि आगे हम बताएंगे, परंतु धन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, इस पद पर आसीन होने वाले 14वें व्यक्ति है, क्योंकि देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तथा 12वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी, ये दोनों दो दो कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे, जिसके कारण 16वां चुनाव है, लेकिन 14वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से ही एक नई चीज हो गई है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के जो अध्यक्ष हैं वो अब राजस्थान से हो गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जो ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष, वो भी राजस्थान के कोटा से रहने वाले हैं, तथा कोटा के ही लोकसभा सीट से वे निर्वाचित हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और जो नए उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, ये भी राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी है। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो अध्यक्ष हैं वो अब राजस्थान से। क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार कौन थे? श्रीमती मार्गरेट आल्वा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं यानी सांसदों की पात्र संख्या कितनी थी? 780। श्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को मुख्यमंत्री की शपथ ली। रिकॉर्ड 10वीं बार, रिकॉर्ड 7वीं बार, रिकॉर्ड 8वीं बार, रिकॉर्ड 9वीं बार। तो रिकॉर्ड 8वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। क्यों ली? क्योंकि बीच में ही जो एनडीए की गठबंधन थी वो टूट गई। नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी थी वो भाजपा से अलग होके राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो सरकार, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी दिया और फिर नीतीश कुमार ने ही फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली। तो ये कौ है, तो लगातार 8वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो तेजस्वी यादव चुने गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव है वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य को देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य घोषित किया है? गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सही उत्तर है दोस्तों गोवा। आइए देखते हैं इसके बारे में। हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य से संबंधित देश के पेयजल संकट को छुटकारा दिलाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से अपने संबोधन में किया था। और इसी के लिए केंद्र सरकार ने हर घर जल योजना का काम कर रही है, ताकि सभी शहरों के साथ साथ गांवों में भी स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तरह ही ये हर घर जल योजना चलाई जा रही है। इसके तहत अब गोवा जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, तथा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ऐसा पहला केंद्र शासित क्षेत्र जो बन गया है जहां सभी को स्वच्छ पेयजल दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध है। यानी यहाँ पे हर घर में नल जल योजना से पूर्ण कर दिया गया है गोवा राज्य के रूप में, और दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में। और इसकी पुष्टि भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 18 अगस्त को अपनी विज्ञप्ति में कर दी। और इससे पहले हमने देखा था पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो जिला था वो देश का पहला ऐसा जिला था जो हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया था। तो वो जिला के रूप में था बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, लेकिन राज्य के रूप में गोवा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के रूप में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस केंद्र शासित क्षेत्र को देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया है? तो अभी हमने देखा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव क्षेत्र। ठीक है, ये केंद्र शासित जो प्रदेश है इसे हर घर जल वाला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किस जिला को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने निजी डेटा से संबंधित किस बिल को लोकसभा से वापस ले लिया है? तो यह कौन सा बिल है? ऑप्शन है डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा एबिलिटी बिल, टेलीकम्युनिकेशन बिल, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों डाटा प्रोटेक्शन बिल। इस बिल को सरकार ने लोकसभा से वापस ले लिया है। हाल ही में इसरो की किस प्रक्षेपण यान की पहली ही उड़ान विफल हो गई? SSLV D1, SSLV D2, SSLV D3, SSLV D4। तो SSLV D1 ये जो पहली ही उड़ान थी यह विफल हो गई। ठीक है, तो
आइए देखते हैं। इसरो द्वारा नए विकसित बेबी रॉकेट, इसे बेबी रॉकेट नाम दिया गया, किसे? तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमने देखा GSLV है, PSLV है, उसी तरह एक नया सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल भारत ने, इसरो ने डेवलप किया है, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसकी जो पहली उड़ान थी जो थी SSLV D1 7 अगस्त 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी, जो अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित होने में विफल हो गई। और इस प्रक्षेपण यान के साथ 2 छोटे उपग्रह भेजे गए थे। कौन कौन? एक अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था और दूसरा आज़ादी सैट। ये 2 उपग्रह थे। जो EOS था यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये इसरो के द्वारा विकसित माइक्रो सैटेलाइट श्रृंखला की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। और जो दूसरा इसमें सैटेलाइट था आज़ाद सैट, इसे 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा निर्मित उपग्रह था, जिसके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाना था। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि अंतरिक्ष में इसके सोलर पैनल खुलते ही तिरंगा दिखाई दे। लेकिन यह उपग्रह के विफल हो जाने के कारण, इस प्रक्षेपण यान के विफल हो जाने के कारण ये दोनों ही उपग्रह नष्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा नए विकसित किए गए SSLV प्रक्षेपण यान के साथ निम्न में से कौन सा उपग्रह भेजे गए थे जो अपने कक्षा में स्थापित होने से पहले ही विफल हो गए? EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आज़ादी सैट, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो C ऑप्शन होगा दोस्तों, A और B दोनों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है? स्पार्क, स्पीक, स्ट्रीट या लैम्प? तो सही उत्तर है दोस्तों स्पार्क। इसरो द्वारा इसके विभिन्न विषयों की वर्चुअल तरीके से पब्लिक को जानकारी प्रदान करने के लिए 10 अगस्त 2022 को वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय, जिसे स्पार्क नाम दिया गया है, को जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए किसका सफल परीक्षण किया है? तो आपको पता होगा कि भारत इसरो द्वारा गगनयान परियोजना पे काम चल रहा है, जिससे अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजा जाएगा। तो इसी से संबंधित है ये परीक्षण। तो सही उत्तर है LEM, लोअर अल्टीट्यूड एस्केप मोटर। इसको, जो कि अगर कुछ भी होता है तो आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने के लिए यह इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के दुधारू जानवर किस नई वायरस से जूझ रहे हैं? मंकी पॉक्स, लंपी वायरस, मंकी वायरस, एंटीज वायरस? तो सही उत्तर है लंपी वायरस। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बड़ी संख्या में दुधारू पशु इस लंपी वायरस का शिकार बने हैं और इस रोग से ग्रसित जानवरों की खाल पर बड़ी बड़ी दाने दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल का प्रारंभ किया गया है? इंडियन हर्बेरियन, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियन, इंडिया ग्रीन, गो इंडिया ग्रीन? तो सही उत्तर है दोस्तों इंडियन वर्चुअल हर्बेरियन। भारत सरकार के जो संस्थान हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियन तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय पौधों की जानकारी संग्रहित रहेगी। ठीक है, तो एक वर्चुअल पोर्टल है जो कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 को UGC ने देश भर में चल रहे कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी की है? 20, 21, 25 या 31? तो सही उत्तर है दोस्तों 21। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पूरे देश के विश्वविद्यालयों का रखरखाव इसी के द्वारा ही किया जाता है। तो UGC द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न भागों में संचालित फर्जी विश्वविद्यालय की सूची अपने वेबसाइट पर जारी की जाती है। इसी के तहत UGC ने ताज़ा सूची जारी की है। सूची में 21 विश्वविद्यालय शामिल है। UGC के अनुसार इनके द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा मान्य नहीं है, यानी ये जो विश्वविद्यालय हैं ये अवैध है, मतलब लीगली नहीं है। तो इनके द्वारा अगर इस कॉलेज में, इस सूची में दिए गए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो इसकी डिग्री किसी या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। अतः इनमें प्रवेश लेने से आगाह विद्यार्थियों को UGC द्वारा किया गया
फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में सर्वाधिक 8 जो विश्वविद्यालय हैं वो दिल्ली में, और उसके बाद 4 जो विश्वविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। अगस्त 2022 को यूजीसी द्वारा जारी 21 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में है? दिल्ली, कर्नाटक, केरल या उत्तर प्रदेश? तो सर्वाधिक है दिल्ली में। कितने? तो 8। चेन्नई के निकट एल&टी के शिपयार्ड लार्सन एंड टर्बो के शिपयार्ड में किस देश ने अपने युद्धपोत यूएसएनसी चार्ल्स ड्रीव को मरम्मत के लिए भेजा है? यानी ये किस यूएनएससी चार्ल्स ड्रीव जो है, ये युद्धपोत है जो चेन्नई के निकट एल&टी के शिपयार्ड में मरम्मत के लिए, यह किस देश का है युद्धपोत? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या अमेरिका? तो यह अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ किसके साथ मिलकर सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का परीक्षण 30 अगस्त 2022 को किया? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय स्थल सेना या भारतीय तटरक्षक बल? तो सही उत्तर है भारतीय नौसेना के साथ VLSRSAM का परीक्षण किया। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में 7 अगस्त 2022 को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली, मुंबई, पटना या बेंगलुरु? तो नई दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की यह 7वीं बैठक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा। बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान का स्थान लेने वाले गति शक्ति विश्वविद्यालय के तहत रेलवे सहित पूरे परिवहन क्षेत्र को शामिल किया गया। देश के परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कम्युनिकेशन शामिल होते हैं इसमें शामिल किया गया। इसमें परिवहन क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों को पढ़ाया जाएगा इस विश्वविद्यालय में। इसमें परिवहन क्षेत्र में आ रहे नए बदलाव के लिए टैलेंट की आपूर्ति हो सकेगी। 7वीं आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल देने के लिए यह गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसके लिए सरकार जो है, भारत की सरकार अमेरिका के जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के साथ भी करार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, भारत सरकार ने परिवहन क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देने के लिए किस संस्थान से करार किया है? तो MIT अमेरिका, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज जो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत के और कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 5, 11, 21 या 25? तो अगस्त 2022 में एक ही साथ टोटल 21 आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। आइए देख लेते हैं। तो अगस्त 2022 में भारत के 21 आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाने से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर रामसर स्थलों की कुल संख्या अगस्त 2022 में कितनी हो गई? 75 हो गई। इसी साल हम लोग आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, और हमारे रामसर स्थलों की संख्या हमारे देश में हो गई है 75। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 13 अगस्त 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार देश के कुल जो 75 रामसर स्थल हैं, इनमें सर्वाधिक 14 जो स्थल तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। जो टोटल 75 रामसर स्थल भारत में स्थित है, उनमें 14 तमिलनाडु और 10 उत्तर प्रदेश में है। अगस्त 2022 तक देश के कुल 75 रामसर स्थलों में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो टोटल 14 जो है सर्वाधिक तमिलनाडु में है और 10 उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर तमिलनाडु। अगस्त 2022 के अंत तक देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है। पहले 54 थी, 49 के बाद 5 जोड़ा गया था तो 54 हुई थी, और 54 के बाद 21 जोड़ा गया तो 75 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2022 को देश में ही निर्मित किस पहले विमान वाहक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रम। तो सही उत्तर है दोस्तों INS विक्रांत। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं इस INS विक्रांत को, और इसकी पूरी जो स्पेसिफिक है उसको भी हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। देख लेते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने अर्जित की है 2 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को केरल के कहाँ से? तो केरल के कोच्चि तट पर आयोजित समारोह में देश में ही निर्मित
पहले विमान वाहक युद्धपोत किसका, तो विक्रांत, आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया तथा नौसेना के नए ध्वज निशान का भी अनावरण इस अवसर पर किया। हमने चर्चा भी की थी कि आगे उसको विस्तार में समझाएंगे। निशान जो नौसेना का ध्वज था, तो पहले आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं। इसी से ब्रिटिश कालीन और जो ध्वज है ना, वो ध्वज के स्थान पर जो ब्रिटिश कालीन जो ध्वज था उसके स्थान पर अब छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज लहराया गया। अब विक्रांत की बात करते हैं तो आईएनएस विक्रांत को पूरी तरह लोड होने पर 43,000 टन विस्थापन क्षमता वाली विश्व का यह 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत विश्व का 7वां सबसे बड़ा विमान युद्धपोत है। 20,000 करोड़ की लागत से कोच्चिन शिपयार्ड, कहाँ कोच्चिन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है यह आईएनएस विक्रांत। और यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 262 मीटर लंबे, 62 मीटर चौड़े व 59 मीटर ऊंचे इस युद्धपोत की अधिकतम गति जो है 28 नॉटिकल मील, किलोमीटर में आकिएगा तो 52 किलोमीटर प्रति आवर है। इसका फ्लाइट डेक जो है वो 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, इतना बड़ा है ये आईएनएस विक्रांत, देख सकते हैं आप। आगे और बात करते हैं तो इस विशाल युद्धपोत पर 2300 से अधिक कंपार्टमेंट है। कितने, 2300, समझ सकते हैं आप ये कितना बड़ा है, जिन पर 1700 लोग को समायोजित किया जा सकता है। इस युद्धपोत के निर्माण में 76% जो है स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अपना विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता अभी तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही है। उसके बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत ही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां देश बन गया। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल है। कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड में विक्रांत युद्ध का निर्माण 2009 में ही, विक्रांत जो युद्धपोत है 2009 में ही शुरू हो गया था। विक्रांत के नौसेना में शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में जो है विमान वाहक युद्धपोतों की संख्या जो है, इसको अंग्रेजी में एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, 2 हो गई है। और सबसे ज़्यादा विमान वाहक युद्धपोत पता है किसके पास है, अमेरिका के पास, टोटल 13 एयरक्राफ्ट कैरियर 13 है। चीन के पास 3 है और भारत के पास अब 2 हो गई है। ये आप ना, जिसके पास जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है समझिए समुद्र में वो राज करेगा। इसलिए समुद्र में शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, अमेरिका के पास। तो भारत के पास भी अब 2 हो गई है। ऐसा एक अन्य विमान वाहक युद्धपोत जो है, जो दूसरा है, वो आईएनएस विक्रांत है, जिसे रूस से खरीदकर 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य नाम से शामिल किया गया था। 2013 में रूस से खरीदा गया था उसे। रूस में उसका क्या नाम था, तो एडमिरल गोर्स्कोर के नाम से। रूसी नौसेना में शामिल होने से पहले जो था, जो जिसे आईएनएस विक्रमादित्य हम पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, तो पूर्व सोवियत संघ की नौसेना में रखा था। आईएनएस विक्रांत का जो नामांकन हुआ है वो भारतीय नौसेना का जो सबसे पहला विमान वाहक युद्धपोत था ना, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और आईएनएस जो विक्रांत था, जो 1961 से 1997 के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल रहा, के नाम पर ही भारत के इस नए स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का नाम रखा गया है आईएनएस विक्रांत। तो वो जो पहला विमान आईएनएस विक्रांत था वो 1961 से 1997 तक देश की सेवा में रहा, उसी के नाम पे इसे नाम दिया गया है। जो पहला जो था आईएनएस विक्रांत, वो भारत ने ब्रिटेन से 1957 में खरीदा था। यह एचएमएस हरकुलिस के नाम से उस समय ब्रिटिश नौसेना में शामिल था। एचएमएस हरकुलिस के नाम से ब्रिटिश नौसेना में शामिल था। उसे भारत ने 1957 में खरीद लिया और उसको मॉडिफाई करके 1961 से 1997 तक यूज किया। भारत का जो दूसरा, जो उस समय दूसरा था, वर्तमान में जो दूसरा था आईएनएस विक्रमादित्य, तो उसे भारत ने रसिया से खरीदा था। जो रसिया का एडमिरल गोर्स्कोव था उसे खरीदा था 2013 में। तो अभी जो वर्तमान में है भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को किस राज्य में आयोजित समारोह में देश में ही निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया? तो हमने व्याख्या में देखा, केरल के कोच्चि तट से, और कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा यह बनाया भी गया है। विस्थापन क्षमता की दृष्टि से आईएनएस विक्रांत विश्व का विमान वाहक पोत है, युद्धपोत है। कहूँगा तो यह
7वां सबसे बड़ा युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के नए ध्वज पर कौन सा वाक्य लिखा है? भारत भाग्य विधाता, सन नो वरुण, ओम वरुण नमः, आत्मनिर्भर भारत। तो सन नो वरुण इस पे लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं नौसेना का जो नया ध्वज है उसके बारे में। आईएनएस विक्रांत के अनावरण करने के साथ ही 2 सितंबर को प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो पंचप्रण में यही था कि गुलामी की दास्तां की कोई भी निशान हमारे पास है उसे मिटा देना है, उसी के तहत ये काम किया है। नए ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था, अंग्रेजों के झंडे में जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था, उसे निशान इसमें जो शामिल था भारतीय नौसेना में, उसे हटा दिया गया। अब जो नौसेना में जो ध्वज है उसके ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना है। आगे हम लोग झंडा को भी देखेंगे। दाहिनी ओर नीले रंग के बैकग्राउंड वाले एक अष्टकोण में सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना गया। अष्टकोण की परिधि पर सुनहरे रंग के 2 बॉर्डर भी बने हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और एक एंकर भी बना हुआ है। असल में यह छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर है। यहाँ पे हम आगे दिखाऊंगा। इसके सबसे नीचे संस्कृत में सन नो वरुण लिखा गया है, यानी इसका अर्थ होता है हिंदी में जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। यह संस्कृत भाषा से लिया गया। इसका अष्टकोण 8 दिशाओं को संकेत देते हैं, जिससे भारत के नेवी की वैश्विक पहुंच को बताता है। ये है हमारा नया झंडा। नौसेना का जो नया झंडा है ये पहले ये था। ये जो क्रॉस है ब्रिटिश झंडा का जो क्रॉस था इसको हटा दिया गया है। ये तिरंगा ज्यों का त्यों है। अब ये जो अशोक स्तंभ था ये यहाँ आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा गया है सत्यमेव जयते। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये जो है वो शिवाजी का प्रतीक, ये जो शिवाजी का निशान है, झंडे का निशान, उससे लिया गया है और जिसमें लिखा गया है सन नो वरुण। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अगस्त 2022 को किस शहर में अवैध तरीके से बनाए गए ट्विन टावर्स को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से विस्फोट लगाकर ध्वस्त कर दिया गया? तो यह नोएडा में ट्विन टावर्स थे। काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद हम लोग शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्टूबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण से है। अगस्त 2022 में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। उनका क्या नाम है? अब्दुल सलाम समाल, मोहम्मद सुलेह, अब्दुल्ला यामीन, महाथसीर मोहम्मद। तो सही उत्तर है मोहम्मद सोलीह। यह मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति है। नवंबर 2018 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, इनका पूरा नाम है, कि यह तीसरी भारत यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच किए गए और इसके साथ ही मालदीव में आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट भी भारत सरकार ने मालदीव को इस समझौते के तहत दिया। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति के साथ कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो व्याख्या हमने देखा टोटल 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगस्त 2022 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव के लिए कितने करोड़ डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो 10 करोड़ डॉलर की। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है हमने पिछले वीडियो में आपको कई बार समझाया है। अगर प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज हमारा आप रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी एथलीट द्वारा 1912 में स्थापित रिकॉर्ड को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में मान्यता प्रदान की है? 90 वर्षों बाद उसे वह पदक की मान्यता प्राप्त हुई है। तो वह कौन अमेरिकी एथलीट है? तो जिम थोरपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में अमेरिका के किस राजनयिक की ताइवान यात्रा काफ़ी चर्चा में रही? प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन। तो सही उत्तर है, आपने काफ़ी चर्चा में भी देखा था, प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, इनकी ताइवान यात्रा के कारण चीन और अमेरिका के बीच काफ़ी तनातनी बढ़ गई थी। हाल ही में अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी को किस देश में मार गिराया? पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में या तुर्की में? तो यह अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। अमेरिका में हुए 11 सितंबर
1 को आतंकी हमले में शामिल आतंकी संगठन अलकायदा का जो वर्तमान प्रमुख है अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में अफगानिस्तान में 31 जुलाई 2022 को मार गिराया और इस पर अमेरिका ने 2.5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस देश ने चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा हेतु अपने पहले स्वदेशी उपग्रह दानुड़ी का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए किया? तो एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा ये किया। किस देश की है ये दानुड़ी उपग्रह? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनयिक संबंधों के 60 वर्षों के बाद अगस्त 2022 में भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में अपने दूतावास की स्थापना की है? यानी उस देश में भारत का दूतावास नहीं था, अब वहाँ स्थापना की है। तो कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश है? चिली, इथोपिया, अर्जेंटीना या पराग्वे? तो सही उत्तर है दोस्तों पराग्वे। अब देख लेते हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 अगस्त 2022 को पराग्वे की राजधानी एसेंसियोन में भारतीय दूतावास की स्थापना की। इससे पूर्व जो अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स स्थित भारतीय दूतावास ही पराग्वे में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता था। तो अर्जेंटीना में जो भारतीय दूतावास था उसी से ही पराग्वे का भी काम किया जाता था। किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पराग्वे यात्रा है। किसकी? एस जयशंकर। नेक्स्ट, पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना से पूर्व किस देश में स्थित भारतीय दूतावास पराग्वे में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता था? तो अभी हमने देखा अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कोष के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के मामले में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे नजीब रजक को वहां की सर्वोच्च अदालत ने 12 वर्ष के कारावास की सजा दी है? तो यह सही उत्तर है दोस्तों मलेशिया के नजीब रजक हैं, जो कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। भीषण बाढ़ की चपेट में आए भारत के किस पड़ोसी देश में 25 अगस्त को राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई? तो काफी चर्चा में भी रहा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल के गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में जा गिरने के 6 माह पुराने मामले में भारतीय वायुसेना के कितने अधिकारियों को हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया? तो आप काफी चर्चा में भी रहा था। तो कितने अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 9 मार्च 2022 को तकनीकी रखरखाव के दौरान गलती से भारत का एक ब्रह्मोस जो मिसाइल है जो अनलोडेड था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानलेवा जिले के मियाँ चानू शहर में जा गिरा था। हालांकि इसे कोई जानमाल की नुकसान नहीं हुई थी। उसके बाद मामले की जांच गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद वायुसेना के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगस्त 2022 में बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज का श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रोकने पर विरोध जताया था? युआंग वान 1, युआंग वान 2, युआन वांग 3, युआन वांग 5। तो सही उत्तर है 5। चीनी जासूसी जहाज युआंग वान 5 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के बंदरगाह हम्बन टोटा पर पहुंचा। यह जहाज 750 किलोग्राम क्षेत्र में मिसाइल किलोग्राम नहीं होगा, किलोमीटर, 750 किलोमीटर होगा, ठीक है, गलती से 750 किलोग्राम है। 750 किलोमीटर क्षेत्र में मिसाइल आदि का पता कर सकता है, जबकि चीन ने इसे मात्र एक अनुसंधान पोत बताया। भारत और चीन के बीच काफ़ी उस समय तनातनी भी थी श्रीलंका के साथ। केन्या में अगस्त 2022 में किस राजनेता को वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों केन्या के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? विलियम रूटो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस टाइम से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ? तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 कहां संपन्न हुआ? चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक रोबोट कॉन्टेस्ट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो रोबोकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ? तो इसका जो संपन्न हुआ वो है कनाडा के हैलिफैक्स में। कौन? तो 65वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022।
अब हम लोग देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण में, अक्टूबर प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में जो आर्थिक घटनाक्रम से जो प्रमुख क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, उसको हम लोग आपके सामने एमसीक्यू के लिए लेकर ले आए हैं। आप देखिए, हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले तिमाही यानी अप्रैल से जून 2022 के बीच देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पहली तिमाही में 13.5% की वृद्धि देखी गई है। अब यहाँ पे संक्षेप में देख लेते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। संबंधी जो अनंतिम आंकड़े होते हैं वो केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, उस मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे नेशनल स्टैटिक ऑफिसर या ऑफिस नेशनल स्टैटिक ऑफिस एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो संगठन कौन सा? एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? जो जीडीपी जारी किया जाता है किसके द्वारा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो एनएसओ के द्वारा, यानी नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा। और ये जो ऑफिस है वो किस संस्था, किस मंत्रालय से संबद्ध है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इनके ही द्वारा, इस मंत्रालय के एनएसओ के द्वारा जीडीपी जारी किया जाता है। हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 की जो पहली तिमाही है, जो अप्रैल से जून 2022 का जो अवधि है, इस दौरान देश में जीडीपी किस आधार पर? तो 2021-22 के स्थिर मूल्यों पर तो जीडीपी में 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है और जीवीए में 12.7। ये आप लोग याद रखिएगा। जीडीपी संबंधित अनंतिम आंकड़े केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो आप लोग याद रखने के लिए मैं ये क्वेश्चन डाल दिया हूं। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमी से। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, किस संस्थान द्वारा हो जाएगा, किस संगठन द्वारा हो जाएगा? तो एनएसओ। और मंत्रालय पूछ देगा तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीडीपी संबंधित अनंतिम आंकड़े किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो अभी हमने देखा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। अगस्त 2022 में जारी आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के अनुसार निम्नलिखित बैंक दरों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों ये सभी सुमेलित है, ठीक है। एक करके हम लोग देखते थे। रेपो रेट कितना है? तो 5.40%। रिवर्स रेपो रेट 3.35। बैंक रेट कितना है? 5.65। सीआर रेट कितना है? 4.50। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगस्त 2022 में वृद्धि की गई है 0.50 बेसिक वृद्धि की गई रेपो रेट में। उसी तरह रिवर्स रेपो को ज्यों का त्यों रखा गया। एसडीएफ रेट में भी 0.50 की वृद्धि की गई है। एमएसएफ रेट में भी 0.50 की वृद्धि की गई है। बैंक रेट में भी 0.50 की वृद्धि की गई है। सीआरआर ज्यों का त्यों है और एसएलआर भी ज्यों का त्यों, ठीक है। जो वृद्धि की गई है उसको ऑप्शन में देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रहा। दोस्तों पिछले 21-22 के बारे में यह क्वेश्चन है, तो आप लोग ऑप्शन देखिए। सही उत्तर है इसका 315.72 मिलियन टन देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रहा 2021-22 के दौरान 315.72 मिलियन टन। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके यहाँ पर पॉइंट वाइज। 17 अगस्त 2022 को फसल वर्ष 2021-22 के दौर जो चौथा अग्रिम अनुमान है, इसके तहत जो फाइनल है, प्रमुख फसलों के उत्पादन का जो है वो निम्नलिखित आंकड़े हैं। कुल उत्पादन कितना हुआ? 315.72 मिलियन टन। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसीलिए मैं इतना डीप में जाके आपके लिए ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन तैयार करता हूं जिससे आपको याद हो जाए। कुल खाद्यान्न 315.72 मिलियन टन। इनमें चावल कितना रहा? तो 130.29 मिलियन टन, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। चावल कुल खाद्यान्न 315.72, चावल रहा 130.29 मिलियन टन और गेहूं रहा 106.84 मिलियन टन। ये जो प्रमुख खाद्यान्न है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते, कभी कभी मोटे अनाज से भी पूछ देगा, तो आप एक सरसरी तौर पर ये लोग भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फसल वर्ष, जो हर साल जो फसल वर्ष में उत्पादन होता है वो मिलियन टन में कितना है? 2014 में इतना था,
2019-20 में 297.52 मिलियन टन था। 2021-20 पिछले वर्ष जो था फसल वर्ष 310.74 मिलियन टन, और ये रिकॉर्ड पहुंच गया 315.72 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 21-22 में देश में चावल का कुल उत्पादन रहा, कितना रहा? अभी हम लोगों ने ऑप्शन में देखा था 130.29 मिलियन टन, बी ऑप्शन सही है। इसी तरह गेहूं में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं FRP, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, में सरकार द्वारा कितना रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? MSP तय की जाती है बाकी अनाज में, लेकिन गन्ने में जो सरकार क्या तय करती है? FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। तो इसमें वृद्धि की गई है प्रति क्विंटल कितने रुपये की? 15 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है FRP, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, क्या होता है। ये FRP जो है, इसमें 15 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि का फैसला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के द्वारा 3 अगस्त 2022 को बैठक में किया गया। इससे अब गन्ने का जो FRP जो है वो 290 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 15 रुपया बढ़ जाएगा, तो 305 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित FRP गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य है। जैसे MSP जो होता है बाकी अनाजों के लिए, तो गन्ने के लिए क्या सरकार घोषित करती है? FRP, यह न्यूनतम मूल्य है। चीनी मिलें इससे अधिक मूल्यों पर भुगतान हेतु स्वतंत्र होती है, लेकिन इसे कम मूल्य पर भुगतान नहीं कर सकती। किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि कुछ जो राज्य हैं वह सरकारें हैं, इससे भी अधिक मूल्य की घोषणा करते हैं। यानी जो सरकार केंद्र सरकार जो मिनिमम प्राइस गन्नों के लिए तय करते हैं, उससे भी वो अपना मिनिमम रेट अधिक कर देते हैं, जिसे कहा जाता है राज्य सलाहकारी मूल्य, यानी स्टेट एडवाइज प्राइस, SAP कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य कहलाता है, तो FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। हाल के वर्षों में चीनी के बढ़ते निर्यात को देखते हुए सरकार ने चीनी के निर्यात को कितना लाख मीट्रिक टन तक सीमित रखने का निर्णय लिया है? तो 100 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी सत्र 2021-22 में देश के चीनी के अनुमानित उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन रहे? तो यहाँ पे आप व्याख्या में देख सकते हैं चीनी सत्र 2021-22 यानी अक्टूबर से सितंबर चलता है। जैसे वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च चलता है, तो जो चीनी का जो है यह सत्र होता है अक्टूबर से सितंबर। तो कुल उत्पादन हुआ 2021-22 में 360 लाख टन अनुमानित था। इसमें सर्वाधिक जो 140 लाख टन का योगदान महाराष्ट्र में, और दूसरे स्थान पर 110 लाख टन का योगदान उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक जो तीसरे स्थान था वहाँ 60 लाख टन का अनुमानित था। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम 3 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक। हाल के महीनों में भारत सरकार ने निम्न में से किस खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑप्शन सही है A, गेहूं। घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली गठित आर्थिक मामलों की समिति ने CCEA ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर और अब अगस्त में गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बात यहाँ गौर करने वाला है कि विश्व में रूस जो और यूक्रेन जो है वो गेहूं के बड़े निर्यातक देश हैं, तथा गेहूं के वैश्विक निर्यातों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 25% है। कुल विश्व में जो गेहूं का निर्यात होता है, व्यापार होता है, उसमें 25% इस दोनों देशों के ही हाथ में है। इन दोनों के बीच युद्ध के कारण जो गेहूं का जो श्रृंखला है ना, आपूर्ति श्रृंखला है, वो वैश्विक स्तर पर गड़बड़ा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम लिया, कहीं ऐसा ना हो कि भारत से ही गेहूं विदेशों में चला जाए और भारत में इसका मूल्य बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से देश के किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने अगस्त 2022 में विमान सेवा शुरू की है? जेट एयरवेज, एयर इंडिया, गो फास्ट या आकाशा एयरलाइंस? तो आकाशा एयरलाइंस के द्वारा, आकाशा एयरलाइंस के नाम से भारत में एक और उड़ान कंपनी, विमानन कंपनी ने की शुरुआत की गई है, आकाशा एयरलाइंस नाम से। इस विमान सेवा कंपनी की ने अपनी पहली जो उड़ान है मुंबई से अहमदाबाद के बीच 7 अगस्त 2022 को शुरू की। निजी क्षेत्र के इस विमान सेवा कंपनी का जो मुख्य है प्रवर्तक थे राकेश झुनझुनवाला। उनका इस उद्घाटन करने के 7 दिन ही बाद ही 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया। देश में निजी क्षेत्र में संचालित विमानों की सेवा में सर्व जो प्रमुख है वो इंडिगो देश में टॉप पे है। इसका
बाजार में हिस्सेदारी सर्वाधिक है। इसके बाद एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो फास्ट, विस्तारा, एयर इंडिया एशिया, एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया एक्सप्रेस, जेट एयरवेज आदि के स्थान आते हैं। तो भारत में सर्वप्रमुख जो एयरलाइंस कंपनी है वो है इंडिगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के संचालित देश की सबसे बड़ी विमान सेवा प्रदान कंपनी कौन सी है? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को स्थान दिया गया है? 5, 7, 9, 11, तो टोटल 11 कंपनियों को स्थान मिला है। देख लेते हैं एक बार। फॉर्च्यून जो है वो अमेरिका वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून विश्व की 500 बड़ी कंपनियां, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका जो है फॉर्च्यून ने विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की 2022 की सूची 4 अगस्त 2022 को जारी की, जिसमें सर्वाधिक 145 जो कंपनियां हैं, टोटल 500, विश्व की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है उसमें 145 जो है चीन की कंपनी है, उसमें हांगकांग को भी शामिल किया गया। जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका का है, इसकी 144 कंपनियां हैं। तो दो देशों ने ही आधे से ज़्यादा कंपनियां हैं। भारत की 9 कंपनियों इसमें इसमें 500 बड़ी कंपनियों की सूची में भारत की 9 कंपनियों का स्थान मिला है। पिछले वर्ष 7 ही थी, इस बार जो 2 शामिल की गई है भारत में वो है भारतीय जीवन बीमा यानी LIC और टाटा स्टील को शामिल किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जो शीर्ष स्थान पे जो कंपनी है वो अमेरिका की वॉलमार्ट है, और शीर्ष 10 कंपनियों में अमेरिका व चीन के 4-4 कंपनियां शामिल हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक लिस्ट जो कि विश्व की 5 शीर्ष कंपनियां, यहाँ पे 5 नहीं 10 हो जाएगा, और भारत की जो 9 कंपनियां शामिल है उसका लिस्ट देखेंगे, और किन देशों के कंपनियों की संख्या है ज़्यादा है उसकी लिस्ट हम देखेंगे। तो 1 नंबर पर अमेरिका की वॉलमार्ट है, 2 नंबर पर Amazon.com है, 3 नंबर पर स्ट्रेट ग्रीन है, 4 नंबर पर 5, 6, 7 आप देख सकते हैं टॉप 10। अब भारत की जो 9 कंपनियां है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो 98 रैंक मिला है LIC को, 500 में 98वां स्थान है, जो पहली बार इस सूची में शामिल भी हुई है। 104 नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 142 नंबर पर है इंडियन ऑयल, 190 नंबर पर है ONGC, 236 नंबर पर है SBI, 295 नंबर पर है भारत पेट्रोलियम, 370 नंबर पर है टाटा मोटर्स, 443 नंबर पर है टाटा स्टील और LIC को पहली बार शामिल किया गया, और 437 नंबर पर है राजेश एक्सपोर्ट्स। ये भारत की 9 कंपनियां हैं जिसे फॉर्च्यून के 500 में शामिल किया गया है। और जो 5 कंपनियां वाले देश है वो चीन के 145 कंपनी है, अमेरिका के 144 कंपनी है, जापान के 47, जर्मनी के 28 और फ्रांस के 25। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में किस देश की सर्वाधिक कंपनियां शामिल है? तो चीन की है 145, उसके बाद अमेरिका 144। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में शीर्ष में कौन सी कंपनी है? तो अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न में से किस कंपनी या कंपनियों को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में पहली बार शामिल किया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम और टाटा स्टील, इन दोनों को, यानी A और B दोनों सही हो जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो LIC 98 नंबर पर सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 104 नंबर पर ये भी सही है, इंडियन ऑयल 142 नंबर पर ये भी सही है, ONGC 190 नंबर पर ये भी सही है, यानी सभी सम्मिलित है। यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों ये लिस्ट है भारत की कंपनियों की सूची, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त को देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों कोरबा से राजनांदगांव। 5 रेलगाड़ियों को मिलाकर बनाई गई इस रेलगाड़ी में 295 वैगन लगे थे, जिस पर कुल 27,000 टन कोयला लदा था। 3.5 किलोमीटर लंबी इस मालगाड़ी का प्रचालन के लिए 6 इंजन इसमें तैनात किए गए थे, और इसे क्या नाम दिया गया था? सुपर वासुकी नाम दिया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो कोरबा से राजनांदगांव तक ये चली थी। 5 रेलगाड़ियों को मिलाकर बनाई गई देश की सबसे लंबी मालगाड़ी को क्या नाम दिया गया था? तो सुपर वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या अगस्त 2022 तक कितनी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगस्त 2022 तक खोली गई खातों की संख्या है 46.25 करोड़ रुपया।
सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया है, ये करोड़ रुपया नहीं है, संख्या पूछा गया है, करोड़ रुपया काट दीजिए। मतलब कुल खातों की संख्या कितनी है, तो 46.25 करोड़ लोगों की खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2022 तक। ठीक है, ये करोड़ रुपया गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो 46.25 लोगों का खाता खोला गया है। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में अवश्य जमा राशि थी, तो उस समय तक जो टोटल 46.25 करोड़ खाते थे, उसमें टोटल राशि कितनी थी, यहाँ करोड़ रुपया में दिया गया। ऑप्शन जो है यह करोड़ रुपया में है। ठीक है, करोड़ रुपया में, तो सही उत्तर है 3,761 करोड़ रुपया इतना था। यहाँ पे हम लोग व्याख्या में इसको क्लियर करते हैं। अगस्त 2022 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के 8 वर्ष अगस्त 2022 में पूरे हो गए। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए कुल खातों की संख्या कितनी थी, तो 46.25 करोड़ खाते खोले गए थे, जिसमें औसत जमा राशि, औसत जिसमें लगभग राशि जो है वो है 3,761 रुपया, यानी सभी खातों में लगभग औसत जो जमा राशि है 3,761 रुपया है। इस योजना के तहत खोले गए खातों में 75% से अधिक महिलाओं के खाते हैं, यानी हर खाते में 3,761 रुपया लगभग है अगर औसत निकाला जाए तो। इस योजना के तहत खोले जाने वाले बैंक खातों के मामले में रुपे डेबिट कार्ड के साथ ही 1 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा खाता धारकों को उपलब्ध कराने का प्रावधान शुरू में किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ एक शर्तों के तहत 5,000 तक के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई थी। दुर्घटना बीमा की राशि व ओवर ड्राफ्ट की राशि को वर्ष 2018 में दुगना कर दिया गया, यानी 1 लाख से बीमा दुर्घटना बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया और ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से 10,000 कर दिया गया। ठीक है, और जो ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम जो आयु थी वो 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई थी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में गलती हो गई थी मेरे बोलने में। यहाँ औसतन 3,761 रुपया औसत रुपया निकाला गया है, करोड़ नहीं, 3,761 रुपया औसतन हर खाते में है। अब हम लोग नियुक्तियों, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल को, विक्रम देव दोराईस्वामी को, राजीव गाबा को, के सुब्रमण्यम को। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रथम महिला निदेशक कौन नियुक्त की गई है? सुरेश एन पटेल, विक्रम दोराईस्वामी, राजीव गाबा या नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो सही उत्तर है दोस्तों नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के निदेशक चुनी गई है। और इस 80 वर्षों का जो इतिहास है CSIR का, उसमें यह पहला मौका है जब इसकी प्रमुख कोई महिला बनी है। ये है इनका पिक्चर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों के सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त कौन होंगे? तो भारत में ब्रिटेन के नए जो उच्चायुक्त चुने गए हैं उनका नाम है विक्रम दोराईस्वामी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव है, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि अगस्त 2022 में की गई। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हाल ही में की गई है? तो राजीव गाबा भारत के कैबिनेट सचिव है। और केंद्रीय गृह सचिव कौन है? केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी UNMOGIP का प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को इसका प्रमुख चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है?
तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र पुरस्कारों की घोषणा की? तो सही उत्तर है दोस्तों, कुल मिलाकर 3 कीर्ति चक्र व 13 शौर्य चक्रों की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर की। कितने? 3 कीर्ति चक्र व 13 शौर्य चक्र। यहाँ पे देख लेते हैं हम। इन पुरस्कारों में थल सेना के जवानों के लिए 1 कीर्ति चक्र व 8 शौर्य चक्र शामिल हैं। जो 3 कीर्ति और 13 शौर्य चक्रों में एक जो कीर्ति चक्र था थल सेना के जवान के लिए और 8 शौर्य चक्र थल सेना के जवानों के लिए, जबकि पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को 2 कीर्ति चक्र व 5 जवानों को शौर्य चक्र शामिल किया गया। इस तरह मिलाकर के कुल कीर्ति चक्र कितने हो गए? 3 और शौर्य चक्र 13। जो कीर्ति चक्र पाने वाले 3 लोग हैं, एक है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जो सेना के हैं, दूसरे है कांस्टेबल सुदीप सरकार, उन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और तीसरे हैं उप निरीक्षक पाओतिनसात गुइते, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो सुदीप सरकार और पाओतिनसात गुइते, इन दोनों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर दी लॉ लीजन द ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा फ्रांस की सरकार ने अगस्त 2022 में की है? तो कांग्रेस के जो नेता है शशि थरूर, इन्हें यह पुरस्कार फ्रांस की सरकार ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश रैना को। और किस इंस्टीट्यूट ने? तो चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि इन्हें दी है। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 31वां व्यास सम्मान सबसे पहले तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसमें साहित्य क्षेत्र का 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो असगर वजाहत को। असगर वजाहत को यह पुरस्कार उन्हें उनके जो कविता थी महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित जो नाटक थी महाबली के लिए दिया गया है। तो असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया गया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 में 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? असगर वजाहत को, और उनके नाटक महाबली के लिए। और महाबली किस पे आधारित थी? तो महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित थी इनकी यह नाटक महाबली। और 2020 का 21वां व्यास सम्मान जो दिया गया था हिंदी साहित्यकार के प्रोफेसर शरद पगाड़े को उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 का 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो 4 लोगों को प्रदान किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों के नाम दिए गए हैं। सोथियर छिम जो कि कंबोडिया की मनोचिकित्सक है, तसादी हटोरी जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है, बर्नाडेट मैड्रिड जो फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है, और गैरी बेनचेगी फ्रांस के पर्यावरणविद है। इनको यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया? तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड का जो वितरण है वो मुंबई में किया गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो वर्ष 2021 में जितनी भी प्रदर्शित फिल्में थी उनके लिए बॉलीवुड की जो 67वें फिल्म पुरस्कारों का जो वितरण हुआ वो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 30 अगस्त को आयोजित हुआ। तो इसमें 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों में सर्वाधिक 7 जो पुरस्कार है सुजीत सिरकार की जो निर्देशन में बनी फिल्म सरदार उधम को प्राप्त हुए, और यह फिल्म जो 14 पुरस्कारों के लिए नामित थी और 9 पुरस्कारों पर इन्होंने कब्जा किए। और सर्वाधिक जो नामांकन था 19 नामांकन था फिल्म शेरशाह के लिए। शेरशाह को 19 नामांकन प्राप्त था विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित फिल्म शेरशाह को, और जिसे 7 पुरस्कार दिए गए। मैंने 19 में उनका नामांकन था, 7 पुरस्कार मिले शेरशाह को,
और 14 में नामांकन था सरदार उधम को, और टोटल 9 पुरस्कार उन्हें दिए गए। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार दोस्तों, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं, ये 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ये याद रखिएगा। तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह को। डायरेक्टर कौन थे? विष्णुवर्धन। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह भी फिल्म शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह और विष्णुवर्धन, ठीक है। बेस्ट एक्टर किसे दिया गया? तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कौन फिल्म? तो 83 जो कपिल देव की भूमिका में थे रणवीर सिंह, इनके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया फिल्म 83 के लिए। और कपिल देव ने 1983 के विश्व कप जो भारत जीता था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म मिमी के लिए कृति शेनन को दिया गया। बेस्ट सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर फीमेल सिंगर, बेस्ट फीमेल सिंगर किसे दिया गया? तो फिल्म शेरशाह की जो राता लंबिया गाना थी उसके लिए आशीष कौर को दिया गया। और मेल सिंगर किसी के लिए, बेस्ट मेल सिंगर यानी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए शेरशाही की फिल्म की जो गाना था मन भरिया, इसके लिए बी प्राक को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो सुभाष घई को, ठीक है। आगे देखते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वाधिक 9 पुरस्कार प्राप्त हुए? तो सरदार उधम को। 67वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो शेरशाह को। 67वें फिल्म पुरस्कार में किस से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया? तो शेरशाह के निर्देशक विष्णुवर्धन को। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीष कौर, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक बी प्राक, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें फिल्म पुरस्कारों में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी हमने देखा सुभाष घई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए हस्तियों का निधन अगस्त 2022 में हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म मिलान गलत है? राकेश झुनझुनवाला आपने देखा, आकाशा एयरलाइंस, तो उद्यमी थे, सही है। मिखाइल गोर्बचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, उसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में विघटन हुआ था यूएसएसआर का, ठीक है, 1991 में। सी सावन कुमार, तो निर्माता निर्देशक। अभिजीत सेन अर्थशास्त्री, ये सभी से, यानी इन सभी का निधन अगस्त 2022 में हुआ है। भारत के वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहे जाने वाले किस इन्वेस्टर का निधन अगस्त 2022 में हो गया? तो यह राकेश झुनझुनवाला थे। 101वां प्रश्न, प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष जो मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 2022 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया? तो यह 28 जुलाई को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। यह एक अनुमान मात्र है। वर्ष 2022 में यह दिन 28 जुलाई मनाया गया था, पिछले वर्ष 2021 में मनाया गया है। वर्तमान में 28 जुलाई को मनाया गया, पिछले वर्ष या 29 जुलाई को मनाया गया था, जबकि 2022 में 22 अगस्त मनाया गया, ठीक है। यह मतलब है कि एक साल में जितने भी संसाधन है वो हम लोगों ने 28 जुलाई को ही खत्म कर दिया। अगला प्रश्न, 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया भोपाल में। अगला प्रश्न, 16 देशों के द्विवार्षिक वायुसैनिक अभ्यास पिच ब्लैक अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो पिच ब्लैक जो संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। भारत सहित कुल 16 देशों के वायु सैनिकों ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की मेजबानी में वर्ष 2006 से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भाग लिया।
ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को कहा जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो यह 2006 से चल रहा है। कौन सा? पिच ब्लैक वायु सैनिक अभ्यास। 16 देशों के वायु सैनिकों ने भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में इस बार आयोजित हुआ। भारत एवं किस देश की थल सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास विनवैक्स 1 से 18 अगस्त 2022 के बीच पंचकुला के चंडी मंदिर में संपन्न हुआ? तो इसके नाम से ही ना उसका ऑप्शन छुपा रहता है। विन है, विनवैक्स तो शायद वियतनाम होगा, आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो विनवैक्स VIN से वियतनाम हो गया का और इसका आगामी संस्करण 2023 में वियतनाम में संपन्न होगा। अभी कहाँ हुआ? तो भारत के चंडी मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच संपन्न पहले वायु सैनिक अभ्यास का क्या नाम दिया गया है? तो उदार शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच पहले वायु सैनिक अभ्यास अगस्त 2022 में संपन्न हुए, जिसका नाम दिया गया उदार शक्ति। भारत व मलेशिया के वायु सैनिकों का पहला संयुक्त अभ्यास अगस्त 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ उदार शक्ति कुआंतान मलेशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत व अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण अगस्त 2022 में कहाँ हुआ? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। याद रखिएगा दोस्तों। रूस की सेना द्वारा अन्य देशों के साथ मिलकर कौन सा संयुक्त अभ्यास अगस्त सितंबर 2022 में आयोजित किया गया? तो वोस्तोक ईस्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 8 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ प्रस्तावित है? तो यह इंदौर में प्रस्तावित है। यानी 8 से 10 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जाएगा, आयोजित होगा। अगस्त 2022 में श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अगस्त 2022 में श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने अपने नागरिकों के कल्याण के लिए परिवार कल्याण कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो परिवार कल्याण कार्ड योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले सभी परिवारों को एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें सभी परिवारों को यूनिक ID कार्ड प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तहत दिया जाने वाला भारत भारती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो भारत भारती सम्मान 2021 डॉक्टर रमन नाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजित किया? तो नाम से ही पता चल जाता है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, और यह पहला मनाया गया है, तो कोई कांग्रेस शासित राज्य में ही यह मनाया गया। तो यह हो गया राजस्थान, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बिहार में जदयू की महागठबंधन की सरकार है, UPA नहीं है, कांग्रेस में समर्थन है लेकिन बहुमत में वो नहीं है, तो राजस्थान सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अगस्त 2022 को संपन्न मुंबई हाफ मैराथन में महिला वर्ग की विजेता रही कविता रेड्डी का संबंध किस राज्य से है? तो मुंबई हाफ मैराथन 2022 की विजेता कौन रही? कविता रेड्डी। तो इनका संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश की है। मुंबई हाफ मैराथन अगस्त 2022 में संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग में छगन बॉम्बले महाराष्ट्र के इन्होंने जीता, और महिला वर्ग की यह रेस जीती कविता रेड्डी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि पुरुष हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता रहे छगन बांबले का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों प्रारूप के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शरीफ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जीता। दोस्तों याद रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप विक्टर एक्सेलसेन ने, महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने, और इस श्रृंखला में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के सात्विक व चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने
कांस्य पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? प्रकाश पादुकोण थे। यह कब जीते थे? 1983 में। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीते थे। बाद में यह उपलब्धि ज्वाला गुट्टा व अश्विनी पोनप्पा ने 2011 में महिला युगल में स्पर्धा में प्राप्त की। 1983 के बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई पदक भारत ने 2011 में लाया। इसके पश्चात विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के हर आयोजन में कोई ना कोई पदक भारत ने जीता है। इस आयोजन में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक पीवी सिंधु ने 2019 में जीती थी, जबकि पुरुषों के लिए पहली बार रजत पदक जीतने का श्रेय किदाम्बी श्रीकांत को मिला था 2021 में। 2021 में लक्ष्यसेन ने भी कांस्य पदक जीता था। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जापान की अकाने यामागुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के पुरुष युगल की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। सात्विक व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब पाब्लो बुस्ता, स्पेन के पाब्लो बुस्ता ने जीता। और इसमें महिला एकल का खिताब रोमानिया की सिमोना हालेप ने जीता। कनाडा ओपन पुरुष एकल पाब्लो बुस्ता स्पेन, महिला एकल सिमोना हालेप रोमानिया। उसी तरह सिंसिनाटी मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब बोर्ना कोरिच क्रोएशिया और महिला एकल का कैरोलिना गार्सिया फ्रांस। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन भी है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो रोमानिया की सिमोना हालेप ने जीता। और सिंसिनाटी मास्टर टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हमने देखा था व्याख्या में, क्रोएशिया के बोर्ना कोरिच ने जीता। और महिला एकल का खिताब जीता कैरोलिना गार्सिया, फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया ने सिंसिनाटी मास्टर टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता। महिलाओं का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीतने वाले एश्ले बुहाई किस देश के गोल्फर है? तो एश्ले बुहाई जो है वह दक्षिण अफ्रीका के गोल्फर है, जिन्होंने महिलाओं का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के पुरुषों का अंतिम मेजर गोल्फ टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले कैमरा स्मिथ किस देश के पुरुष गोल्फर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के गोल्फर है, जिन्होंने द ओपन चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में 14वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? चेन्नई, महाबलीपुरम, उपरोक्त दोनों या मुंबई? तो यह चेन्नई और महाबलीपुरम दोनों में हुआ। 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 के बीच 14वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई व महाबलीपुरम में हुआ। इस ओलंपियाड के उद्घाटन व समापन समारोह चेन्नई में हुआ, जबकि खेल महाबलीपुरम में हुआ। तो इसलिए दोनों ही शहर सम्मिलित है चेन्नई में। ठीक है, यह पहला अवसर था जब 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में हुआ है। इन खेलों का शुभंकर क्या था? तो थाम्बी, यह एक अर्थात छोटा भाई, थाम्बी था, जो जिसका अर्थ होता है छोटा भाई। 14वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर थाम्बी, छोटा अर्थात छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे का अध्यक्ष पुनः चुन लिया गया है? तो अर्काडी द्विकोरविच को फिडे का अध्यक्ष चुना गया है, जो संस्करण की शतरंज की संस्था है। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों एक्स्ट्रा बढ़ गए थे, तो हम उसको भी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसे फिडे का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो उपाध्यक्ष चुना गया है भारत के विश्वनाथन आनंद को। बेल्जियम ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस 2022 का खिताब किसने जीता? तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपेन का नाम रख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी ग्रांड प्री मैक्सिमम वही जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 में क्रमशः जैवलिन थ्रो तथा डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाए? तो यह कौन है? सुमित अंतिल तथा योगेश कथुरिया ने। और आज का अंतिम प्रश्न है, हरियाणा के किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता तथा यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर करंट अफेयर्स के सीरीज का जो निचोड़ है, जो एक तो 34 प्रश्नों की श्रृंखला, वो यहीं पे समाप्त होता है। इतना कर लेने के बाद आपको प्रतियोगिता दर्पण की जो करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर ये वीडियो देख लिए तो आपका पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका लाभ उठा सके, और लाइक भी ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।